नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए बोर्ड एग्जाम स्पेशल क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कक्षा 10 के हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके पिछले 5 वर्षों में पूछे गए बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन से आप बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है। ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनसे संबंधित दोस्तों कुछ मुख्य रचनाएं पूछी जाती हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो ठीक है, तो कौन कौन सी है, तो मन की लहर, कली कौतुक और नागरी पिछाड़ी सभा, ये 3 जो रचनाएं हैं दोस्तों, यह मुख्य रचनाएं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की। ठीक है, यह बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। मन की लहर, कली कौतुक और नागरी पिछाड़ी सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल की रचना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए है इसका चिंतामणि, बी है भारत का इतिहास, सी है करबला और डी है यामा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि जो रचना है वह किसकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मेन रचना है उनकी उसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है कि सुरती चाही तू आजा। ठीक है, ट्रिक ये है कि सुरती चाही तू आजा। सु से क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। ठीक है, सु से क्या हो जाएगा, सूरदास। और र से क्या हो जाएगा, रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा। और ती से क्या हो जाएगा, त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी भी इसमें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, त्रिवेणी। उसके बाद चा से हो जाएगा चिंतामणि, ही से हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और आजा से हो जाएगा तू से हो जाएगा तुलसी ग्रंथावली, और आजा से हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। ठीक है, जो कि छूट गया, नहीं लिखा पाया है तो उसको लिख देते हैं आनंद कादम्बिनी। ये मुख्य रचनाएं हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ, तो 1850 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा 1850 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं कौन कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा और हंस। ठीक है, सुधा और हंस फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तितली है। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की भी कुछ ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी ट्रिक है, और जो इनकी मेन रचनाएं हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उन्हीं रचनाओं को केवल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ट्रिक क्या है, ट्रिक हमने बना रखी है कि तितली को आम से इश्क है। ठीक है, तितली को आम से इश्क है। तितली से क्या हो जाएगा आपका, तितली पहली रचना है। ठीक है, उसके बाद को से हो जाएगा आपका कामायनी। ठीक है, को से हो जाएगा क्या, कामायनी। और आम में जो आ है उससे हो जाएगा आंसू। ठीक है, आम में जो आ है उससे हो जाएगा आंसू, और म जो है उससे हो जाएगा क्या, ममता। ठीक है, ममता जो कि क्लास 10th में दिया है चैप्टर। उसके बाद हो जाएगा से मतलब कुछ नहीं होगा, साइलेंट इसको मान लेंगे। उसके बाद ई से हो जाएगा इरावती। ठीक है, ई से क्या हो जाएगा, इरावती हो जाएगा, ई से इरावती। और आधा स जो है उससे क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। उसके बाद क है उससे हो जाएगा कामायनी। ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो तितली है, कामायनी है, आंसू है, ममता है, इरावती है, स्कंदगुप्त और कामायनी है। ठीक है इसमें भी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ट्रिक। ठीक है, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नील गाय में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नील गाय में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। ठीक है, कैसे कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास की परिभाषा होती है दोस्तों की जो इसका पहला पद होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, पहला पद कौन क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद संज्ञा या फिर विशेष्य होता है। ठीक है, यानी कि संज्ञा ही मान लेते हैं, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। तो इसमें विशेषण क्या है कि गाय कैसी है, तो गाय नीली है। ठीक है, नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
पथ के साथी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, पथ के साथी किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, पथ के साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दीपदान की विधा है, मतलब दीपदान कौन सी विधा है, किस रचना की विधा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दीपदान है वो एकांकी है। ठीक है, वह एकांकी है और किसके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित है। यह हमारे यूपी बोर्ड के किताब कक्षा 9 में हिंदी में दिया था। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दीपदान एकांकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रस के अंग होते हैं। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं तो उनको देख लेते हैं। ठीक है, रस के जो 4 अंग होते हैं वो होता है पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं? तो ये 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं रस के। ठीक है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम कुछ है, शॉर्ट नाम में जानिए, अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय की रचना है कौन सी? तो आंगन के पार द्वार। ठीक है, अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब उपमेय में भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की भारत भारती के रचयिता कौन है? ठीक है, भारत भारती के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 2024 के और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है दोस्तों वह क्या है? भारत भारती के रचयिता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, अन्य इंपॉर्टेंट रचनाएं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको भी हमने लिया है। ठीक है, वो कौन कौन सी रचना है? तो साकेत है। ठीक है, साकेत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, साकेत, पंचवटी, यशोधरा और द्वापर, ये मैथिली शरण गुप्त की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। ठीक है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी? साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर और उसके बाद भारत भारती भी है। ठीक है, भारत भारती। तो ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको इस वीडियो में करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अनाचर में उपसर्ग है। तो अनाचर में कौन सा उपसर्ग है? तो अनाचर में उपसर्ग है अन्न। ठीक है, क्योंकि अनाचर जो है वो किससे मिलकर बना है? तो अन्न प्लस के आचार से। ठीक है, अनाचार किससे मिलकर बना है? तो अन्न प्लस के आचार से मिलकर बना हुआ है। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उप है। ठीक है, क्योंकि यह उप और कार से मिलकर बना है शब्द उपकार। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा, उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नवरत्न में समास है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, द्विगु समास। ठीक है, नवरत्न में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है नवरत्न में। द्विगु समास की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द्विगु समास को कभी भी आप कैसे पहचानेंगे जब एग्जाम्पल दिया रहेगा तो। ठीक है, तो ट्रिक है इसकी दोस्तों की कोई भी जो गणित का संख्या होता है वो आगे दिया रहेगा। जैसे कि नवरत्न दिया है तो नवरत्न में क्या दिया है? 9। ठीक है, 9 का मतलब क्या होता है? ये वाला 9। ठीक है, तो द्विगु समास में सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा? संख्या दिया रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई, जैसे कि पंचवटी में पूछ देता है कि कौन सा समास है पंचवटी में। ठीक है, इसको क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि पूछ देता है पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? आगे क्या लिखा है? पंच। पंच का मतलब क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो वही होगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से हाथ का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कर। ठीक है, हाथ का पर्यायवाची क्या है? तो कर हाथ का पर्यायवाची है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आग का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग का तत्सम रूप है अग्नि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तस्मै शब्द का वचन और विभक्ति है। तस्मै शब्द का वचन और विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तस्मै शब्द का वचन और विभक्ति है, वचन में हो जाएगा एक वचन और विभक्ति चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तया शब्द का विभक्ति और वचन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तया शब्द का विभक्ति और वचन है द्वितीय विभक्ति और द्विवचन। ठीक है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कलम का सिपाही कृति है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलम का सिपाही है अमृत राय की कृति है। ठीक है, अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। ठीक है, अमृत राय की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों की प्रसिद्ध आत्मकथा है। ठीक है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, क्या भूलूं क्या याद करूँ। ठीक है, यह रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कलम का सिपाही है वह एक जीवनी है, और किसके द्वारा यह लिखी गई है? तो अभी ऊपर हमने देखा है 21 नंबर क्वेश्चन था अमृत राय की। ठीक है, अमृत राय की यह रचना है। ठीक है, क्या रचना क्या नाम है? कलम का सिपाही, जो कि एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी आत्मकथा है। ठीक है, किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर, और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है इसके रचनाकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धर्मवीर भारती की रचना का नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना का नाम क्या है? तो कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की रचना का नाम। ठीक है, कनुप्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1943 में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1943 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1943 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनका शॉर्ट नेम बोल सकते हैं अज्ञेय, और इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि तार सप्तक के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों की दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1951 में हुआ था। ठीक है, इसके विरचनाकार कौन है? तो इसके विरचनाकार वही हैं अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था तार सप्तक का संपादन किया था। ठीक है, वो जो वर्ष 1943 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत भारती के रचयिता कौन है? ठीक है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत भारती के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? ठीक है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके रचनाकार हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रोला किस प्रकार का छंद है। ठीक है, रोला किस प्रकार का छंद है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोला एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद रोला को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरणों में जो मात्राएं होती है वो समान होती है। ठीक है, यानी कि 24-24 मात्राएं हैं, जो कि यह संख्या क्या है, सम है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोला चरण छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं रोला छंद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोला चरण में कितनी मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में रोला के, तो 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं। ठीक है, गोस्वामी विठलनाथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीर खुसरो की रचना। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना का नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहेलियाँ मुकरियाँ। ठीक है, पहेलियाँ मुकरियाँ किसकी रचना का नाम है, तो अमीर खुसरो की रचनाओं का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से छायावादी युग के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से छायावादी युग के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, छायावादी युग के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं छायावादी युग के लेखक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विवेदी युग की कला विधि क्या है। ठीक है, द्विवेदी युग की कला विधि यानी कि जो समयावधि है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, द्विवेदी युग की कला विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2024 में, 2022 में और 2023 में भी पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि 2025 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए कि चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती इसके रचनाकार हैं चलो चांद पर चले। और जयप्रकाश भारती की कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, वो कौन सी है, तो बर्फ की गुड़िया। ठीक है, नंबर 1 रचना कौन सी है, बर्फ की गुड़िया। दूसरी कौन सी है, हिमालय की पुकार। ठीक है, दूसरी है हिमालय की पुकार, और तीसरी है अनंत आकाश। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछी जाती हैं। ठीक है, हर वर्ष पूछी जाती हैं। बर्फ की गुड़िया, हिमालय की पुकार और अनंत आकाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रस मीमांसा के लेखक है, तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब वीडियो स्टार्ट किए तो उसी में दूसरा क्वेश्चन बताएं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं के। ठीक है, उसी में क्या था, रस मीमांसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदूमती, जो कि कही जाती है हिंदी की प्रथम कहानी। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन मानी जाती है, तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, जिसके रचनाकार कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी है इसके रचनाकार। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माता पिता में समास है। ठीक है, माता पिता में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। ठीक है, अब इसको आप कैसे पहचानेंगे कि द्वंद्व समास है या फिर कौन सा समास है, तो अभी ऊपर हमने आपको कर्मधारय समास के बारे में बताया कि कैसे पहचानेंगे इसका। कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है या फिर संज्ञा होता है। ठीक है, द्विगु समास को पहचानने के लिए भी ट्रिक बताएं कि द्विगु समास का जो पहला पद होगा वह संख्यावाची होगा। ठीक है, संख्यावाची विशेषण होगा, यानी कि संख्याएं उसमें दी रहेंगी, जैसे कि 5, 3, 2 ऐसे करके। जैसे कि चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, त्रिवेणी हो गया, इसमें कौन से हो जाएंगे, तो इसमें द्विगु समास हो जाएंगे। और बहुब्रीहि समास की बात करी जाए तो इसकी ट्रिक है बहुब्रीहि समास की, देवी देवताओं का नाम, जैसे कि लंबोदर हो गया। ठीक है, देवी देवताओं का नाम है। वीणा पाड़ी यानी कि वीणा को धारण करने वाली। ठीक है, ऐसे कई नाम हो जाएंगे, जैसे कि नीलकंठ हो गया। ठीक है, जैसे कि भगवान शिव जी को कहा जाता है, तो ये भी हो जाएगा क्या, बहुब्रीहि समास। और द्वंद्व समास की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द्वंद्व समास की ट्रिक क्या होती है। द्वंद्व समास की ट्रिक ये होती है कि
समास की ट्रिक ये होती है दोस्तों कि जब भी आपको कोई उदाहरण देकर पूछेगा कि द्वंद्व समास इसमें कौन सा समास है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा यह जो एक बीच में चिन्ह देखने को मिल रहा है, इस चिन्ह का नाम है दोस्तों योजक चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह दिख रहा है माता पिता के बीच में जो चिन्ह आपको दिख रहा है उसको कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे कि भाई और बहन, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई और बहन में कौन सा समास है, तो भाई लिखा रहेगा ऐसे और बीच में डैश देकर, यानी योजक चिन्ह इसका नाम है, और लिखा रहेगा बहन। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। ठीक है, इसी को देख कर आपको समझ जाना है कि कौन सा होगा, तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। फिर तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और चौथे चरण में फिर कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 यानी कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं, तो 13 मात्राएं होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, सोरठा छंद में दूसरे और चौथे चरण में कौन सी कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी कितनी, तो 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में। मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए थे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें।